होने से ही है कायनात जवान, जिंदगी की बेहद हंसी हकीकत हूँ, सब्र की मिसाल हूँ, हर रिश्ते की ताकत हूँ। सुन लो ए दुनिया वालों, मैं औरत हूँ। दोस्तों, मैं शिखा पारिक स्वागत करती हूँ आप सभी का डीडी राजस्थान के महिला दिवस स्पेशल प्रोग्राम में, जिसमें आज हमारे साथ में जुड़ी हैं जयपुर की महापौर डॉक्टर सौम्या जी। डॉक्टर सौम्या जी, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सौम्या जी, आप सभी जानते हैं कि सौम्या जी जयपुर की प्रथम महिला हैं। आइए जानते हैं इनसे कि बचपन इनका कहाँ बीता है और किस माहौल में ये पली बड़ी हैं। शिखा जी, मेरा बचपन जो है लाडनू नागौर में मैं पैदा हुई और बचपन बहुत सामान्य परिवार में और बहुत हंसते खेलते परिवार के अंदर मेरा बचपन बीता। और साथ ही आज महिला दिवस है, इस उपलक्ष्य में बता भी देना चाहती हूँ कि हम दो बहनें हैं। तो जैसे ही नानी के वहाँ जाते थे तो लोगों में एक होता है, अच्छा दो लड़कियाँ हैं, अगर एक लड़का हो जाते है ना, देन इस तरह की कुछ बातें सामने आती थी। तो मेरे को लगता कि नहीं, हम लड़कियां क्या कम होती है क्या, हम लड़कों से कम नहीं है और हम वो सब कुछ कर सकते हैं, इनफैक्ट लड़कों से भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो ये भावना बचपन से थी कि हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। और अपने आप में लड़की होना, अपने आप में महिला होना मेरे लिए एक बहुत स्वाभिमान की बात थी। मैं अपने आप में एक खुशी का विषय था कि मैं महिला हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं एक महिला हूँ, ये अपने आप में स्वाभिमान की बात है। लेकिन आज अगर हम देखें, जैसा कि आपने बताया बचपन आपका लाडनू में बीता है, ग्रामीण क्षेत्रों में और पुराने ज़माने में अक्सर ये देखा जाता था कि लड़का और लड़की में समानता नहीं होती थी। हम किसी भी क्षेत्र में देख लो, एजुकेशन के क्षेत्र में अगर हम जा रहे हैं या बच्चे आपस में खेल रहे हैं, तो आप एक एथलीट भी रही हैं, तो किस तरह से आप आगे निकल कर आई? देखिए, बचपन जो है सभी का बचपन लगभग एक जैसा होता है। वही स्कूल जाना, स्कूल के साथ में जो खेल कूद की जो भी प्रतियोगिता होती है उसमें भाग लेना। और मैं विशेष रूप से जो है उन जो भी खेल कूद में ज़्यादा भाग लेती थी। मुझे ऐसा मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लगता था, फिटनेस को लेकर हमेशा अवेयर रहती थी और हर चीज़ जो भी, और जो लड़कों के गेम है वो ज़्यादा खेलती थी। मेरे को ऐसा नहीं था कि अच्छा मैं लड़की हूँ तो मेरे को बारबी डॉल से खेलना चाहिए। क्यों बारबी डॉल से क्यों खेलूँ, क्या क्रिकेट मेरे लिए नहीं बना है? तो मैं उन सब गेम को, जो चैलेंजिंग गेम होते थे कि ये लड़कियां नहीं खेलती है, तो मैं उनको खेलकर प्रूव करती थी कि नहीं, मैं लड़कों से कम नहीं हूँ। मैं लड़की हूँ तो मैं यही क्यों करूँगी। जो आप चाहते हैं आप अपने आप को अंदर से बाहर निकालिए और बेहतर करके दिखाइए। अगर हम यहाँ बात करें कि आपका कार्य क्षेत्र अगर मैं लूँ, राजनीति है। राजनीति अपने आप में ही बहुत जटिल है, बहुत विस्तृत भी है। इसमें महिलाओं का आना अपने आप में एक चुनौती भरी बात है। तो किस तरह से आपने नामांकन दाखिल किया और उस समय क्या समस्याएं आपके सामने आई? जैसा हमने जाना उस समय आप प्रेग्नेंट भी रही हैं, तो जनसंपर्क भी आपको जब करना पड़ा तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा। देखिए, राजनीति जो है वो महिलाओं के लिए चुनौतीपूर्ण है, ये मैं नहीं कहती हूँ। महिलाएं अपने आप में हर क्षेत्र है उसमें महिलाओं के सामने चुनौतियां होती है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। और राजनीति में भी महिलाएं अपने आप को, बहुत सारी महिलाओं के उदाहरण हैं हमारे सामने जो अपने आप को बहुत अच्छी सर्वश्रेष्ठ नेता के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। और साथ ही जैसे आप नामांकन की बात करते हैं, तो हाँ बिल्कुल, नामांकन के समय मैं प्रेग्नेंट थी और कोरोना चल रहा था और कहीं ना कहीं ऐसा था कि मेरे लिए मैं और मेरा बच्चा दोनों ही मेरी जिम्मेदारी थी। तो उस विषम परिस्थितियों में भी ठीक है, जयपुर की जनता के लिए मन में कहीं एक भाव था कि मैं मेरे जयपुर के लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। और यहाँ की जो स्थितियाँ देखती थी, जैसे ही घर से निकल कर कहीं जा रही हूँ तो जैसे रास्ते में कूड़े कचरे के ढेर नज़र आता था या कहीं सड़क टूटी हुई होती थी, तो मेरे को लगता कि मेरा जयपुर ऐसा क्यों है, ये अच्छा होना चाहिए, सुंदर होता। अन्य देशों से ऐसा लगता कि इतना गुलाबी नगरी जिसको हेरिटेज का दर्जा भी मिला हुआ है, तो ये शहर तो बहुत अच्छा हो सकता था। बहुत अच्छा हो सकता था और होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। जिस तरह से आप बात कर रही हैं, जो आपने सपने देखे हैं और जुनून आपके अंदर नज़र आ रहा है, आप बेहद खूबसूरत इसे बना देंगे। एक बात आपने कही कि राजनीति चुनौतीपूर्ण नहीं रहा, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं आगे आती रही हैं। और अगर हम महिलाओं को देखें और बात करें तो आपने सही कहा कि आज हर एक क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं, लेकिन फिर भी कुछ बेड़ियां हैं जो उनके पैरों में हैं, चाहे आप समाज की कह दें या पारिवारिक।
देखिए महिला जो है वो एक खूबसूरती का नाम है। महिला एक स्वाभिमान का नाम है। जब भी आपने देखा, हमारे वेदों में भी कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो नारियों की पूजा होती है। पूजा का मतलब ऐसा नहीं है कि आप पूजा करने बैठ जाओ, मतलब उनका आदर होता है, उनका सम्मान होता है। वहाँ देवता विचरण करते हैं। देवता विचरण यानी वहाँ सब अनुकूल होता है, वहाँ सब कुछ अच्छा होता है, खुशहाली होती है। तो इस तरह है। तो बिल्कुल स्त्रियाँ जो है वो उनका एक अपना अपने आप में स्त्री होना काफ़ी है, और वो हर पड़ाव पर, हर मुकाम पर अपने आप को साबित करती है कि एक अच्छी मैनेजमेंट कर सकती है महिलाएं अच्छा, जब जब पुरुष टूटता है तो महिलाएं उनको सहारा देती है। तो महिलाएं कहीं भी कम नहीं है। आप कोरोना काल में भी, आप पिछला 1-1.5 साल हम अगर देखते हैं तो कोरोना के दौरान भी महिलाओं की स्थिति जो है वो बिल्कुल खुलकर बाहर आई। महिलाओं के अलग अलग रूप हमें देखने को मिले। हम लोग हालांकि सब घरों में कैद थे, पर हम सोशल मीडिया के माध्यम से महिलाओं के इतने खूबसूरत चेहरे नजर आए कि पूरा मतलब महिलाएं घर को संभालते हुए, परिवार बच्चों के साथ में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने संभाली। बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स महिलाओं के उस वक्त देखने के मिले। मन के भाव उनके देश के लिए जो है वो देखने को मिला। जिंदगी में कई बार हम सभी के सामने आती रहती है। उन विशेष परिस्थितियों में महिला का एक अलग ही रूप निखर के सामने आता है। इस काल की बात कही तो एक अन्नपूर्ण का रूप धारण करके भी महिलाएं सामने आई थी, और घरों से इतना खाना बनाकर उन्होंने बाहर लोगों तक पहुंचाया था। और जो आपके अंदर मैं एक दृढ़ विश्वास के साथ देख रही हूँ कि मैं महिला हूँ या स्त्री हूँ, तो ये हर एक महिला के अंदर होना चाहिए। मेरा तो कहना है कि नर नहीं मैं नारी हूँ, तुम सब पर मैं भारी हूँ, सर्वत्र में व्याप्त हूँ, जगत की अधिष्ठात्री हूँ, नर नहीं मैं नारी हूँ। क्या बात है सौम्या जी, आपके अंदर एक कवियत्री भी है, ये भी हमें पता चला। आपने भी कहा सर्वत्र मैं व्याप्त हूँ, क्योंकि अगर हम जाकर पीछे देखते हैं तो कई ऐसे देवताओं के भी हम उसमें जाते हैं परिप्रेक्ष्य में, तो देखते हैं कि देवी ने आकर युद्ध को संभाला था और उन्हें जीत दिलाई थी। तो आज के समाज में जब महिला आगे आती है, दुर्गा बनने की सोचती है, लोगों के खिलाफ अपने अधिकारों के लिए खड़ी होती है, तो उस वक्त जहां समाज कई बार उसे पीछे धकेलता है, हम जैसी महिलाओं को किस तरह से उनका सहयोग करना चाहिए आगे बढ़ाने के लिए? ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ये हमारा इतिहास गवाह है। जब जब समाज पर, जब जब देश पर, जब जब किसी विशेष उस पर अगर आपत्ति आई है, तब महिलाओं ने वो बागडोर संभाली है। वो आप देवी देवताओं के माँ दुर्गा का उदाहरण दे सकते हैं, रानी लक्ष्मीबाई का दे सकते हैं आप, कि कैसे वो अपने बच्चे को साथ में लेकर और अपने वहाँ के आन बान और शान के लिए वो लड़ी थी। तो इस तरह महिलाएं जो हैं वो अपने आप में पूर्ण हैं, और जब जब संकट आता है महिलाएं सामना करती हैं। और इस जो कोरोना के विशेष परिस्थितियों के अंदर भी महिलाओं के रूप जो देखे हैं, उसमें भी महिलाओं की जो भागीदारी थी वो थी कि वहाँ हमारे देश में कोई भी भूखा नहीं सोया, वो महिलाओं की वजह से। महिलाओं में वो अन्नपूर्णा वाला भाव सुशोभित था। महिलाओं का दया, करुणा, ममता जो है, उससे पूरा 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 राष्ट्र सरोकार हो गया था। तो वो देखने को मिलता है। तो महिलाएं अपने आप में काफ़ी दृढ़ है, मजबूत है, और महिलाएं आगे आगे आकर करती है। पर महिलाओं की स्थिति भी, हम एक पढ़ी लिखी महिला और एक जो है पिछड़ी हुई, और वो भी अब पढ़ाई के लिए जो है, अभी शिक्षा की मेरे को लगता है कि वहाँ कमी है। और बिना शिक्षा के, मतलब बिना शिक्षा के हम महिलाओं को आगे नहीं बढ़ा सकते। महिलाएं जब तक आत्मनिर्भर नहीं बनेगी, खुद के पैरों पर खड़ी नहीं होगी, तब तक हम महिलाओं के विकास या फिर महिलाओं के विमेन एम्पावरमेंट की बात करते तो वो गलत रहेगी। मतलब तब तक वो नहीं हम बात कर सकते। वो महिलाओं को अपने हक के लिए खुद लड़ना पड़ेगा। महिलाएं सोचेगी कि हमें कोई लाकर हमारे हक हमारे हथेलियों में दे दे, कोई नहीं देगा। महिलाओं को अपने आप को, महिलाएं सर्वश्रेष्ठ है, ये सब कुछ सब कोई जानता है, पर महिलाओं को अपने राइट्स अपने हाथों में लेना होगा। बिल्कुल, जैसा भी आपने कहा कि अगर महिला शिक्षित होंगी तो आगे बढ़ेंगी, बल्कि मैं कहती हूँ कि एक महिला अगर शिक्षित होती है तो वो पूरे परिवार को शिक्षित करती है, तो पूरा परिवार आगे बढ़ता है। हम बात करते हैं जागरूकता की। संपत्ति के अधिकार की बात हर जगह होती है। पितृसत्तात्मक समाज में हम देखते हैं कि संपत्ति की जब बात आती है तो वो सिर्फ धरातल पर रह जाती है, शून्य है, कहीं पर इस चीज़ को आगे बढ़ावा नहीं मिला है। इसके लिए हम महिलाओं को किस तरह से जागरूक कर सकते हैं कि उन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता हो? देखिए, संपत्ति का जो अधिकार है वो महिलाओं को मिला हुआ है। हमारी सरकार ने हमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया है, पर अब अधिकार आपको हाथ में तलवार तो दे दी, चलाना तो आपको होगा।
आपको अधिकार दे दिए, अगर आप उसका उपयोग करना जानते हो, आप चाहते हो, तो आप बिल्कुल आप उपयोग कर सकते हो। पर अब मेरा मानना है कि इस कोरोना काल से आगे बढ़ने के बाद में महिलाएं ज़्यादा जागरूक हो गई है, महिलाओं को आत्मचिंतन करने का मौका मिला है, महिलाओं में प्रतिभाएं निकल कर आने लगी है, आत्म कौशल जो है वो उनका बढ़ने लगा है। और कहीं न कहीं महिलाओं के अलग अलग रूप देखें तो अब लग रहा है कि हमारी महिलाएं जो हैं काफ़ी आगे बढ़ रही है। हर एक काल में महिला ने अपना एक अलग रूप निखार कर सामने रखा भी है। लेकिन एक बात इतनी ही बराबर स्तर पे है कि जहां हम परिवार में, जैसा आपने कहा था कि जब आप बचपन में छोटी थी, ननिहाल जाती थी, तो ये कहा जाता था कि दोनों बेटियां हैं, एक बेटा नहीं है। सामाजिक उस पे ले लो या धार्मिक उस पे ले लो, अभी भी हमारा समाज जकड़ा हुआ है इन चीज़ों में। इनसे भी बाहर निकलना चाहिए, किस तरह से? देखिए, इन सब के लिए सबसे पहले जागरूकता ज़रूरी है और जागरूकता के लिए शिक्षा ज़रूरी है। और जब महिलाएं शिक्षित होगी, उनको अगर ये संस्कार तो जो है ये पीढ़ियों दर पीढ़ियों हमारे मस्तिष्क में डाल दिए जाते हैं, तो वो आगे से आगे, अच्छा ठीक है हमने ये सुना तो हम आगे भी ये सुनाए, ये सब हमें रोकना होगा। और इस जो ये बेड़ियां हैं पैरों में, इन जकड़न से हमें मुक्त होना पड़ेगा और हमें आगे बढ़ना होगा। और वो शिक्षा सबसे अच्छा माध्यम है। और अब तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हम यहाँ बैठे हैं, हम कोई भी कंट्री की महिला के बारे में जान रहे हैं, हम पूरे देश को महिला संभाल सकती है, बच्चे को, घर को और पूरे देश को। तो देखिए आप महिलाओं की मजबूती देखिए आप। हमारे देश की महिलाएं बाहर भी अपना नाम कर रही हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। बौद्धिक रूप से सुदृढ़ महिलाएं पहले भी थी। वैदिक कालीन अगर हम बात करते हैं, गार्गे, मैत्री, तो बहुत सारी हमारी विदुषी महिलाएं होती थी जो शास्त्रार्थ करती थी। अब महिलाएं पुनः आगे आ रही है और अपने आप को साबित कर रही है। पुराने ज़माने में हम जाकर देखते हैं तो आज जहाँ हम पितृसत्तात्मक समाज की बात करते हैं, वहाँ पहले मातृसत्तात्मक था। साउथ में अभी भी ऐसा चल रहा है। और अगर हम ये बात करें कि समाज में जो समानता है, व्यवहारिक समानता जो है, वो अभी भी महिलाओं के लिए देखने को नहीं मिलती। देखिए, महिलाओं को अब समानता जो है वो खुद को हासिल करनी होगी। हमें लगता है कि समाज हमें देगा नहीं, अगर हम हमारे हक के लिए आगे बढ़ गए तो समाज आपके पीछे चलेगा। हमने अपने आप को अगर सफल रूप से अच्छा जिस भी क्षेत्र में जा रहे हैं वहाँ सफलता को हमने प्राप्त कर लिया, समाज अपने आप आपको पीछा आपका अनुकरण करने लग जाएगा। सौम्या जी, बात बहुत सही है, लेकिन एक बात जो मुझे लगती है वो ये है कि हमें महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमारे परिवार में जो बच्चे हैं, जो बालक हैं, लड़के हैं, पुरुष हैं, उनको भी अलग तरीके से शिक्षित करना चाहिए। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि हम हर सीख जो है, जैसे बच्ची घर से बाहर निकलती है तो माँ बेटे को नहीं बोलती, बेटी को बोलती है तुम बाहर जा रही हो अच्छे से संभल के जाना, या ये नहीं करना वो करना, मतलब बहुत सारी उनको वो दिए जाते हैं कि आपको ये नहीं करना है, ये नहीं करना। क्या हमें हमारे लड़कों को भी हमें शिक्षित और अनुशासन, डिसिप्लिन का हमें पाठ उनको भी पढ़ाना चाहिए कि तुम बाहर जा रहे हो, तुम्हें रेस्पेक्ट देना है और इस तरह का व्यवहार जो है, अच्छा व्यवहार करना है सबके साथ में। तो बिल्कुल लड़कियों के साथ में लड़कों को भी आप उनको भी शिक्षा दीजिए, उनको अच्छी नैतिकता का पाठ पढ़ाइए। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। जैसा अभी हमने शुरुआत की थी तो आपने आंखों में आपकी चमक थी और एक दृढ़ निश्चय था कि मैं मेरे जयपुर को इतना खूबसूरत देखना चाहती हूँ, इतना स्वच्छ देखना चाहती हूँ। तो वहीं काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो महिलाओं के लिए अगर हम देखें तो महिलाओं के अधिकार हैं लेकिन उन्हें जानकारी नहीं है। कई बार महिलाओं के ऐसे केसेस भी सामने आते हैं जो दबा दिए जाते हैं, या बहुत सारी और चीज़ें हैं हमारी राजनीति में और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो उभर के आते हैं। तो इसमें भी मैं चाहूँगी कि आप बताइए कि क्या आगे आने वाले समय में आप अपना किस तरीके से योगदान देंगी? देखिए, महिलाओं का मैं सबसे पहले तो अपना खुद का ही उदाहरण दे दूं कि मैं जब मतलब पूरे मैंने इस मेरे प्रेगनेंसी में पूरे टाइम मैंने काम किया, तो महिलाएं किसी भी उसमें कमज़ोर नहीं हैं। और साथ में हर उस पर जाकर मैंने साबित किया कि ठीक है, मैं पुरुषों के बराबर भी नहीं, मैं उनसे ज़्यादा काम कर सकती हूँ। तो जैसे मेरे साथ के जो है पार्षद हैं और साथ में जो और भी जो लोग हैं वो बोलते हैं कि नहीं मैडम अभी आप आराम करिए। मैंने कहा क्यों, मेरे को क्यों आराम की ज़रूरत है? नहीं आपको आराम करना चाहिए। अरे मैं स्वस्थ हूँ, मैं अपने आप को फिट महसूस कर रही हूँ, तो मेरे को काम करना चाहिए। और दूसरा फिर अब जैसे ही मतलब मेरे बच्चे होने के बाद में 5 दिन के बाद में मैं काम पे लौट गई, तो सब पूछते हैं कि अरे आप इतना जल्दी काम पर आ गए हो, अभी तो आपको काम नहीं करना चाहिए। मैंने कहा कैसे, मतलब ये बच्चा मेरे लिए मेरा गुरूर है और मेरा साथ है, मतलब जिसने पूरी गर्भावस्था में मेरा साथ दिया और कहीं ना कहीं मुझे इस चीज़ का एहसास दिलाया कि मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ में मेरा बच्चा था। जैसे आप अभिमन्यु को देखते हो, वो गर्भावस्था में ही पूरा चक्रव्यूह कैसे रचना जो है वो सीख गया, तो मेरे बच्चे ने सारा ये सब चीज़ें देखी है।
तो इस परिस्थिति में बच्चा ये भी जानता है कि मेरी माँ को आगे और भी काम करने हैं, और जिस पद पर जयपुर की जनता ने बिठाया तो वो जिम्मेदारी भी मेरे लिए है। तो मेरा मातृत्व जो है वो मेरे को इस चीज़ की बिल्कुल भी मैं आराम करूँ, ये मातृत्व मेरा जो है इस बात की वो कहीं मतलब मेरा अलाउ नहीं करता है मेरे को। औरत को सृजन के लिए बनाया है, ये तो हम सभी जानते हैं, और सृजन अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो जब सृजन के लिए बनाया है तो जो चीज़ है आपके साथ, आपका ही एक अंग है, तो उसको साथ में लेके चलने में कैसी परेशानी है। और कुछ कर दिखाना है, एक महिला हूँ तो क्या हुआ। जब किसी भी जुनूनी व्यक्ति को हम देखते हैं तो हम ये जानते हैं कि कहीं ना कोई प्रेरणा स्रोत तो ज़रूर रहा होगा। तो मैं सौम्या जी जानना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में आपकी प्रेरणा स्रोत कौन रही? हर व्यक्ति की जो प्रेरणा स्रोत मेरे को लगता है कि उसकी माँ होती है। जिस माँ ने उसको बनाया है, जिसका सृजन किया है, वो उसकी प्रेरणा होती है। किन विषम परिस्थितियों में रात को उठकर माँ ने बच्चे को कैसे पाला है, माँ ने बच्चे के लिए क्या क्या सेक्रीफाइस किया है, तो उससे बड़ी तो मेरे लिए भी मेरी माँ जो है वो मेरी प्रेरणा स्रोत है। और उन्होंने जिस एक दृढ़ इरादे के साथ में हमें आगे बढ़ने के लिए जो एक स्वतंत्रता दी समझ लो, या फिर उन्होंने प्रेरित किया कि आप आगे बढ़ो, आपको पढ़ना चाहिए, आपको आगे ये करना है, तो हर कदम कदम पर उन्होंने मेरा साथ दिया। तो मेरी प्रेरणा स्रोत मेरी माँ है। और बाकी वेदों के अंदर जो है, वेद और पुराने उपनिषद और वो सब भी पढ़ना अच्छा लगता है। तो उसमें वैदिक महिलाओं के बारे में जो उनके बारे में आपको अभी मैंने बताया कि गार्गी जो है, मैत्रेयी है, इनके बारे में पढ़ा। तो ये सब भी है। रानी लक्ष्मीबाई जो है वो हमें प्रेरित करती है। तो हमारे इतिहास में हर महिला अपने आप में एक नया संदेश देती है। अभी आपने कहा कि माँ जो है वो सृजन करती है, जिस तरह से उन्होंने आपको बनाया है, आगे बढ़ना सिखाया है। और वहीं आज हमने ये भी पाया है कि अगर औरत चाहे और किसी औरत की प्रेरणा बन जाए, उसकी ताकत बन जाए, तो उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, जिस तरह से सौम्या जी हमारे सामने हैं। देखिए, महिलाएं तो आगे बढ़ाने का, महिला सर्जन का नाम है, महिला स्वाभिमान का नाम है, महिला स्नेह का नाम है, प्यार का नाम है, महिला करुणा का नाम है। तो जो प्यार करुणा, जैसे अब आप ये देखिए, क्या चीनी का हम बिना मिठास के कल्पना कर सकते हैं? चीनी नाम लेते ही हम मतलब एक मन में भाव आ जाता है कि मिठास। तो महिला नाम आते ही एक अपने आप में एक संपूर्णता का, एक स्वाभिमान का, स्नेह का, ममता का, करुणा का भाव आ जाता है महिलाओं में। तो महिलाओं को आगे नहीं, पर महिलाओं को आगे आने के लिए जो है खुद को प्रेरित होने, सबसे पहले आवश्यकता है खुद को प्रेरित होने की। मैं मेरी बात ही करूँ तो मैं विषम परिस्थितियों में जिस तरीके से, जैसे अभी काम कर रही हूँ, तो वो कुछ ऐसे जो होते हैं जिनसे देखा नहीं जाता कि कोई ऐसा कैसे काम कर सकता है, कोई इतना कैसे काम। तो वो उसको चैलेंज को, अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो उसको रोकने के प्रयास होते हैं आपके साथ में। आपको विभिन्न परिस्थितियों में आपको तोड़ने के प्रयास होते हैं कि आप कैसे तोड़ते हैं। और जैसे जैसे वो प्रयास बढ़ते जाते हैं, महिलाओं को जब तोड़ने का प्रयास करते हैं तो महिलाओं का एक अलग रूप निखर कर सामने आता है और वो और उच्च शिखर की ओर जाता है। तो ये परिस्थितियाँ जो है राजनीतिक जीवन के अंदर भी इस तरह की आई। अब मैं यहाँ मेयर के रूप में यहाँ काम जयपुर का संभाला है, तो संभालते ही मेरे सामने भी जो है, मेरे निगम को चलाने के अंदर भी मेरे साथ में बहुत सारी परिस्थितियाँ आई और उन सब चुनौतियों का अच्छे से सामना किया। और सामना करने के बाद में भी कुछ विशेष प्रेरित होकर चुनौतियाँ कि ठीक है, कोई ऐसा कैसे कर सकता है, तो उसको तोड़ने के प्रयास, हम इसके महिलाओं को कैसे हम इनको मतलब बता नहीं सकती, रोक सकते हैं। हाँ, कैसे इनको रोकने का प्रयास। और वो जो वो रोकने का प्रयास, जैसे हम बॉल को जितना पीछे, वो आपने एक खेल देखा है ना, वो जो जैसे बॉल को हम पीछे खींचेंगे और जितना वो उतनी ही आगे जाएगी। तो ऐसे महिलाओं को जितना रोकने का प्रयास होता है कि नहीं ये आगे, तो उतनी महिलाएं और आगे जाती है और उच्च शिखर पे जाती है। बहुत खूब। सौम्या जी ने अभी बता ही दिया कि जो एक औरत है वो करुणा का रूप है, सृजन का है, ममता का है, प्रेम उसके अंदर भरा हुआ है। एक औरत जो है वो एक दूसरी औरत की ताकत है। जब समाज ने रोकने का प्रयास किया है, वो पूरी ताकत के साथ आगे आई है। आज समाज में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके पास में रोजगार के अवसर नहीं हैं, जो हुनर से परिपूर्ण हैं, लेकिन कुछ कह लो कि वो अपने आप को आगे नहीं निकाल कर ला पाई हैं। तो महिलाओं को आगे आने के लिए आत्मनिर्भरता होनी जरूरी है। हमारे प्रधानमंत्री जी बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की बात, तो वैसे उनके साथ ही आत्मनिर्भर महिला होगी तो उसमें आत्मनिर्भरता के साथ में ही एक स्वाभिमान का भाव आएगा। जब स्वाभिमान जब चेहरे पर परिलक्षित होगा तो हर भाव उसके सामने, हर परिस्थितियाँ, सिचुएशन सब नगण्य हो जाती है। वो महिला उन सब चीज़ों से आगे बढ़ जाती है। जब महिला अंदर से, आपने कहा कि आत्मसम्मान से परिपूर्ण होगी, तो उसकी गति अपने आप तेज हो ही जाएगी। आप की बात करते हैं
कि बचपन से लेकर अब तक आपने, मैंने जितना जाना है आपको, आप हर एक क्षेत्र में आगे रही हैं। आपने कहा पढ़ाई में भी आगे रही हैं, खेल कूद में भी आगे रही हैं, योगा में भी आप काफ़ी आगे रही हैं, एथलेटिक्स में भी आगे रही हैं। तो एक मेरे ख्याल से हर एक लड़की बच्ची के लिए आप एक प्रेरणा हैं। वो तो अब जो परिस्थितियां हैं वो सब कुछ सिखा देती है। जैसे जैसे समस्या जिस तरह की सामने आती है, उससे लड़ने का जो भाव है वो भी अपने आप में पैदा हो जाता है कि हमें इसको, परिस्थिति को कैसे फेस करना है। और वही जैसे आधा युद्ध, तो अगर हम परीक्षा देने जा रहे हैं और हम एकदम कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ हम कर लेंगे सारा, तो आधी लड़ाई तो हमारी जो है कॉन्फिडेंस से ही हम जीत लेते हैं। चाहे आप युद्ध देख लीजिए, युद्ध में जो है कई बार हमने देखा इतिहास के अंदर भी, कुछ सेनाएं बहुत कम संख्या में होने के बावजूद भी उन्होंने युद्ध जीत लिए। वो उनका मनोबल था, उनका दृढ़ निश्चय था कि हम जीत लेंगे। और कुछ बड़ी बड़ी मतलब लाखों करोड़ के आपने एग्जाम्पल है, तो वो लोग भी नहीं जीत पाए क्योंकि वो मनोबल उनका हार गए। तो वो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत वाली बात है। तो महिलाओं को अपने आप को आगे आने के लिए अपने मन को मजबूत करना पड़ेगा। और जो भी क्षेत्र है जिसमें भी काम कर रहे हैं, आप उसमें पूरी पूरी तल्लीनता के साथ में आप लग जाइए कि ये उद्देश्य जो है ये मेरे लिए बना है और मैं इसको बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। आत्मनिर्भर होना जितना आत्मविश्वास को पैदा करता है, उतना ही आगे निकल कर आते हैं। कि आपका ही आत्मविश्वास था कि आप परिस्थितियों में भी आगे निकल कर आए। और दूसरा देखिए, आत्मनिर्भरता के साथ में कहीं ना कहीं परिवार का जो है, समाज का, परिवार का जो आप बात कर रहे हैं, वो साथ होना भी जरूरी है। अब मेरी आत्मनिर्भरता है, मेरी आत्मनिर्भरता को मेरी जो माँ ने उसको पहले बचपन में वो आत्मनिर्भरता के भाव भरे कि नहीं बेटा तुम कर सकते हो, जो चाहो वो कर सकते हो। और उसके साथ साथ में जैसे ही मेरी शादी हुई, तब मेरे पति जो है, पति ने भी कहा कि नहीं सौम्या तुम कर सकती हो। मतलब कुछ भी चैलेंज होता या चुनौती भरा होता तो ऐसा, मतलब वो सौम्या ये तुम कर सकती हो, तो फिर मेरे को लगता है अरे मैं तो कर सकती हूँ। और ये तो इसको बहुत अच्छी तरीके से, तो परिवार और सबका साथ होना भी ज़रूरी होता है। और साथ होने के बाद तो वो सोने पर सुहागे वाली बात है कि आप और अच्छी तरीके से कर देती हो। पर कहीं कहीं महिलाओं ने परिवार का साथ नहीं होने के बावजूद भी अपने आप को जो है साबित किया था, और एक कहीं ना कहीं मिसाल के रूप में वो पेश हुई हैं, हमारे लिए उदाहरण है। आत्मविश्वास का होना जितना ज़रूरी है, उतना ही किसी भी क्षेत्र में जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, तल्लीनता का होना भी आवश्यक है। जैसा आपने अभी बताया कि आपके पतिदेव भी हमेशा आपके साथ खड़े रहे हैं। ऐसा अगर हर एक पुरुष सोचेगा कि मुझे मेरी धर्मपत्नी के साथ खड़े रहना है, मेरी बेटी या बहन के साथ खड़े रहना है, तो मेरे ख्याल से कोई भी उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। आपने अभी बात की थी कि एक विशेष महिलाओं के लिए आप काम कर रही हैं, ऐसे क्षेत्र में वो रहती हैं जहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं, तो वहाँ आप उनको जागरूक करने के लिए किस तरीके से उनको प्रेरणा देती हैं? जहाँ मूलभूत सुविधाओं की भी कमी होती थी, अब कुछ कुछ वहाँ जो है सुधार हो रहे हैं। और वहाँ जाकर जो है मैंने देखा कि महिलाओं की ये जो स्थिति है ये सच में दयनीय स्थिति थी कि वहाँ उनको स्वास्थ्य से संबंधित उनको कोई जानकारी नहीं है, और उसके साथ में वो हाइजीन क्या होता है वो जानते ही नहीं हैं, और उसके साथ ही शिक्षा की कमी है ही। और वहाँ जो सामाजिक कुरीतियाँ होती है, बाल विवाह हो गए वहाँ, और भी जो चीज़ें हैं कि अच्छा लड़कियां बाहर नहीं निकलेगी, घूंघट जो प्रथा है वो सब भी था। तो वहाँ जाकर मतलब वहाँ मेरा एक वो रहता है कि मैं जहाँ जिस भी क्षेत्र में दौरा करती हूँ तो वहाँ बैठती हूँ, वहाँ की सभ्यता संस्कृति के बारे में अच्छे से जानती हूँ कि ये क्या है और इनमें अच्छा ही क्या है। कुछ चीज़ें जो है वो जैसे अब घूंघट को कोरोना के काल के अंदर लोगों ने मास्क से ले लिया कि अच्छा महिलाएं घूंघट में रहती है तो उनको कोरोना जो है वो मास्क का काम कर रहे हैं। तो हाँ वो कहीं अच्छा भी है, पर इसका मतलब ये नहीं होता। तो मैं उन महिलाओं को भी समझाती हूँ कि ये सब घूंघट और ये हाँ ठीक है, आप सम्मान है या किसी को आप दिखाना चाहते हो वो आपकी आंखों में होता है। अगर आप किसी को इज्जत देते हो तो आंखों से आपको इज्जत दी जाती है। ये सब चीज़ें आपको रोकने के जो भी प्रयास हैं वो इस तरह के नहीं होने चाहिए। और जो अच्छी चीज़ें हैं आप उनको फॉलो करिए। हमारी कुछ संस्कृति में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, उनको मानिए, उनको आप आगे बढ़ाइए, पर उसके साथ में कुछ भ्रांतियाँ भ्रम जो पैदा हो रहे हैं उनको आप रोकिए। और बाल विवाह जो है, अब आप कैसे मान सकते हो कि बाल विवाह मतलब हालांकि समाज में अभी भी उसके खिलाफ कानून बना हुआ है, पर फिर भी आज कुछ जगह ऐसी है जहाँ होते हैं। तो अब जिस बच्ची को पता नहीं है कि वो विवाह क्या होता है, जो परिपूर्ण नहीं है, जो परिपक्व नहीं है, तो उसका जीवन को तो एक नहीं रहा, उसका जीवन तो वहीं पूरा मिटा दिया जाता है। अब आप ये देखिए, कोई भी पौधा है, ये फूल है, अब अगर इसको आप उचित वो पानी नहीं दिया, इसको धूप ही नहीं दिखाई आपने, तो ये कैसे विकसित होगा, कैसे बड़ा होगा, कैसे इसमें खुशबू आएगी, कैसे ये जीवन के बारे में जानेगा। तो महिलाओं को भी खुद के जीवन के बारे में जानने के लिए एक उचित परिवेश की ज़रूरत है।
तो वहाँ जाकर जो समय समय पर कुछ कैंप जो है वो भी करती रहती हूँ। अब जयपुर ग्रेटर के अंदर भी जो है वो भी हम महिलाओं के लिए जो है, महिला को खुद की सुरक्षा के लिए हो गया, महिलाओं को स्वास्थ्य के बारे में हो गया, महिला शिक्षा के बारे में हो गया, कौशल विकास के लिए हो गया, तो ये भी हम निगम के माध्यम से भी कैंप करेंगे महिलाओं को जागरूक करने के लिए, ताकि महिलाओं की आत्मनिर्भरता सबसे ज़रूरी है। और आत्मनिर्भरता तभी बढ़ेगी जब महिलाओं के पास में कौशल होगा और उनको ये विश्वास होगा कि हम कुछ कर सकते हैं। और जब महिला आत्मनिर्भर होगी, आर्थिक रूप से महिला स्वतंत्र होगी, तो फिर महिलाएं अपने आप को किसी भी मुकाम पर जो है वो, फिर मैंने अभी कविता बोली, नर नहीं मैं नारी हूँ, तुम सब पे मैं भारी हूँ, तो फिर वो तुम सब पर मैं भारी हूँ वाली बात हो जाएगी। और तुम सब पर भारी होने के लिए जो सबसे मेन बात है वो है स्वस्थ रहने की। महिला सबसे पहले तो स्वस्थ रहे, अपने स्वास्थ्य का, अपने खान पान का, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं महिलाएं अपने आप को नेगलेक्ट कर देती हैं। तो स्वस्थ रहेंगी तो आगे बढ़ने के लिए पूरी एनर्जी रहेगी। अभी आपने बात की सुरक्षा की, महिलाओं की सुरक्षा पर बहुत सारे सवाल आते हैं। हमने अक्सर देखा है कि कभी कोई अनहोनी बाहर हो गई तो उसके लिए भी महिला को ही, जिस बच्ची के साथ हुआ है उसी को जिम्मेदार ठहराया जाता है। ऐसा हमारे समाज में कब तक चलता रहेगा और ऐसा क्यों, कौन जिम्मेदार है? देखिए, समाज को, परिवेश को जो है, एक विचारधारा जो है उसको बदलनी पड़ेगी। उसको ये बदलना पड़ेगा कि महिला बाहर जा रही है असुरक्षित, वो अपने आप को असुरक्षित क्यों फील कर रही है। मतलब वहाँ बाहर या तो महिला होंगी या पुरुष होंगे, दो के अलावा तो तीसरा कोई है ही नहीं। और अगर महिला और पुरुष है तो पुरुष को भी उस महिला ने बनाया है, तो वो जो सृजन है वो हमारा कैसे ऐसा उसका विकृत रूप या विकृत मानसिकता कैसे हो सकती है। तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं कुछ नैतिक मूल्यों का ह्रास रहा है। तो नैतिक मूल्यों को हमें जो है वो बढ़ाना होगा और हमें हमारे लड़कों को जो है, पुरुषों को जो है वो सीख देनी होगी नैतिकता की। और कि आप जब घर पर अपनी बहन की इज्जत कर सकते हो, अपनी माँ की इज्जत कर सकते हो, अपनी पत्नी की सुरक्षा के लिए आप इतने चिंतित होते हो, तो बाहर भी जो महिला, जो लड़की जो है अपने बुलंद इरादों को लेकर अपनी नौकरी के लिए, अपने जो काम के लिए निकली है, वो भी आपकी बहन की तरह है, आपकी जो भी मित्र की तरह है, आप उसकी भी सुरक्षा की चिंता आपकी सुरक्षा वो होनी चाहिए। तो ये एक बदलाव जो आना है, बदलाव ज़रूरी है। और बदलाव तब जरूरी होगा जब महिलाएं चाहेगी कि ये बदलाव आना है। सौम्या जी, आज आपसे बात की जाना आपके बचपन के बारे में, हमने देखा कि किस तरह बचपन में इतनी सारी चुनौतियों का सामना करते हुए आज इस मुकाम पर आई हैं, किस तरह से इन्होंने लड़कों से बराबरी भी की है और हर क्षेत्र में अपने आप को आगे रखा है। कुछ एक पॉइंट जो इन्होंने दिए हैं, उम्मीद करती हूँ कि सभी महिलाएं, सभी लड़कियाँ, सभी बच्चियाँ उन पर गौर फरमाएंगी कि हाँ, अपने आप को आत्मविश्वास से परिपूर्ण रखें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और दूसरा, जिस भी राह पर आप हैं, जिस भी क्षेत्र में आप हैं, उसमें तल्लीनता को बनाए रखें। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, धन्यवाद।